हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज नंबर 1, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लिखिए H.G. वेल्स ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दो लड़के कीचड़ से भरे दो नंगे पैरों के निशानों को देखकर हैरानी में चौंक उठे। लंदन शहर के बीचों बीच इस घर की सीढ़ियों पर नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था, और वो आदमी कहाँ था? जब वो देख रहे थे तो उनकी आंखों को एक गैर मामूली नज़ारा देखने को मिला। पैरों का एक नया निशान पता नहीं कहाँ से आ बना था। इसके बाद पैरों के और भी निशान एक के बाद एक करके सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ते आ रहे थे और फिर सड़क की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लड़के इन पाँवों के निशानों के पीछे पीछे चलते गए जब तक कि वो कीचड़ से भरे निशान खत्म न हो गए थे और आखिर में पूरी तरह से गायब हो गए। इस राज की तफसीर दरअसल बहुत आसान थी। हक्के बक्के हुए लड़के एक साइंसदान का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ये खोज की थी आदमी के बदन को कैसे गायब किया जा सकता है। साइंसदान ग्रिफिन ने कई तजुर्बे किए थे ये साबित करने के लिए कि किसी आदमी के जिस्म को शफा बनाया जा सकता है। आखिर उसने कुछ नायाब दवाइयाँ निगल ली और उसका जिस्म शीशे की पट्टी की तरह शफाफ हो गया, अगरचे ये शीशे की तरह ठोस ही बना रहा। अगरचे ग्रिफिन एक ज़हीन साइंसदान था, वो छोटे मोटे गैर कानूनी काम भी कर लेता था। उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था और उसने उससे अपना मकान खाली करवाने की कोशिश की। बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान को आग लगा दी। बिना दिखाई दिए वहां से भाग निकलने के लिए उसे अपने कपड़े उतार देने पड़े। इस तरह वो एक बेघर आवारा आदमी बन गया जिसके पास न कपड़े थे न कोई पैसा, और वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर उसके पाँव एक कीचड़ वाली जगह में पड़ गए और फिर वो चलता हुआ अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ता गया। वो काफ़ी आसानी से उन लड़कों से बच निकला जो लंदन में उसके पैरों के निशानों का पीछा करते आ रहे थे, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी किसी भी तरह से कम नहीं हुई थी। लंदन में बिना कपड़े पहने मटर गश्ती करने के लिए उसने एक बहुत ही खराब वक्त चुना था। भरपूर सर्दी के मौसम के बीच का वक्त था। हवा बहुत ही सर्द थी और वो कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था। गलियों में इधर उधर घूमने के बजाय थोड़ा गर्म होने के लिए उसने किसी लंदन के बड़े स्टोर में घुसने का फैसला कर लिया। दुकान बंद होने का वक्त हो गया और जो ही दरवाजे बंद हो गए, ग्रिफिन खर्चे की कोई परवाह किए बिना कपड़े पहनने और अपना पेट भरने के काबिल हो गया। उसने डब्बों और पैकेटों को तोड़कर खोला और गर्म कपड़े पहनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। जल्द ही वो जूते और कोट और एक चौड़ी किनारी वाला टोप पहनकर पूरी तरह कपड़े पहने हुए और दिखाई देने वाला आदमी बन गया। रेस्टोरेंट के रसोई घर में उसे ठंडा गोश्त जिसे बिना गर्म किए खाया जा सके और कॉफ़ी मिल गई, और खाना खाने के बाद उसने मिठाइयाँ खाई और शराब का लुत्फ उठाया। आखिरकार सोने के लिए वो गधों के ढेर पर लेट गया। काश ग्रिफिन वक्त से पहले ही जागने के काबिल हो गया होता तो सब ठीक रहना था, लेकिन हुआ ये कि वो तब तक न जागा जब तक कि दुकान के कारंदे सुबह वहां आने शुरू न हो गए। जब उसने उनमें से दो को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो घबरा गया और भागने लगा। कुदरती तौर पर उन्होंने उसका पीछा किया। आखिर वो अपने नए मिले हुए कपड़ों को जल्दी जल्दी उतार कर और उन्हें फेंक कर वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। इस तरह एक बार फिर उसने खुद को नजर न आ सकने वाला शख्स बना लिया, लेकिन अब वो जनवरी की सर्द हवा में नंगा था। इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में जाकर जांच करने का फैसला कर लिया, यह उम्मीद करते हुए कि वहां उसे न सिर्फ कपड़े मिल जाएंगे बल्कि अपने कांधों के ऊपर वाली खाली जगह को छुपाने के लिए भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। सर्दी से कांपते हुए वो ड्यूरी लेन पहुंच गया। ड्यूरी लेन की तरफ भाग लिया जो नाटक स्टोर का मरकज था। उसने जल्दी ही एक मुनासिब दुकान ढूंढ ली
वो बिना किसी को नजर आए सीढ़ियां चढ़कर और ऊपर गया और कुछ ही देर बाद अपने सर के गिर्द पट्टियां बांधे, काला चश्मा लगाए, नकली नाक लगाए, बड़ी बड़ी मूछें लगाए और एक बड़ा टोप पहने हुए बाहर निकला। बिना दिखाई दिए बच निकलने के लिए उसने बेरहमी से दुकानदार के ऊपर हमला कर दिया और बाद में जितना उसे मिल सका उसका पैसा लौट कर फरार हो गया। इस बेचैनी से कि भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाया जाए, उसने एक ट्रेन पकड़ी जो उसे इपिंग नाम के एक गांव तक ले गई। यहाँ उसने मुकामी सराय में 2 कमरे बुक करवा लिए। सर्दियों में किसी सराय में किसी अजनबी का आना हर तरह से एक गैर मामूली बात थी। उस तरह की गैर मामूली शक्ल वाला अजनबी सभी लोगों में बहस का मौजू बन गया। सराय के मालिक की बीवी मिसेस हॉल ने उसके साथ जान पहचान करने की हर कोशिश की, लेकिन ग्रिफिन बातचीत करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता था और उसने इस औरत से कहा, इपिंग आने की मेरी वजह थी तन्हाई की ख्वाहिश। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे कोई परेशान करे। इसके अलावा वो एक हादसे ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। इस बात की तसल्ली होने पर कि उसका मेहमान एक वहमी संकी साइंसदान था और इस बात को देखते हुए कि वो उसे पेशगी पैसे दे चुका था, मिसेस हॉल उसकी अजीब आदतों और उसकी चिड़चिड़ी फितरत को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार थी। लेकिन चुराया हुआ पैसा ज़्यादा देर तक न चला और जल्दी ही ग्रिफिन को ये मानना पड़ा कि उसके पास कोई नकद रकम नहीं थी। फिर उसने ये दिखावा किया कि जैसे वो एक चेक की उम्मीद कर रहा था जो किसी भी पल उसके पास पहुंच सकता था। इसके थोड़ी देर बाद एक अजीब हादसा हुआ। सुबह सवेरे एक पादरी और उसकी बीवी अपने पढ़ने के कमरे में शोर सुनकर जाग उठे। सीढ़ियों से नीचे आहिस्ता आहिस्ता आते हुए उन्हें पैसों की खनखनाहट सुनाई दी जो पादरी के डिस्क से निकाले जा रहे थे। बिना कोई शोर किए और अपने हाथों में एक चिमटा कसकर पकड़े हुए पादरी ने पटाख से दरवाजा खोल दिया। खुद को हमारे हवाले कर दो। पादरी ये देखकर हैरान रह गया कि कमरा बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था। उसने और उसकी बीवी ने डिस्क के नीचे की तरफ देखा और पर्दों के पीछे की तरफ और चिमनी में भी देखा। वहां किसी का कोई निशान नहीं था, लेकिन फिर भी डिस्क को खोला गया था और घर के खर्चे वाले पैसे गायब हुए पड़े थे। अजीब बात है, पादरी बाद में पूरा दिन भर कहता रहा, लेकिन ये बात इतनी अजीब नहीं थी जितना कि उस सुबह मिसेस हॉल के फर्नीचर का तर्ज अमल मीन्स तौर तरीका था। सराय का मालिक और उसकी बीवी सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे और वो साइंसदान के कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ देखकर हैरान रह गए। आमतौर पर दरवाज़ा अंदर से बंद रहता था और उसका ताला लगा रहता था और अगर कोई उसके कमरे में दाखिल होता तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता। ये मौका इतना अच्छा था कि वो इससे खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने दरवाजे में इधर उधर झांक कर देखा, वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और उन्होंने इसमें छानबीन करने का फैसला कर लिया। बिस्तर ठंडा पड़ा था जिससे ये पता चलता था कि साइंसदान को जगे हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। और इससे भी अजीब बात ये थी कि वो कपड़े और पट्टियाँ जिन्हें वो हमेशा पहने रखता था कमरे में इधर उधर पड़ी हुई थीं। बिल्कुल अचानक मोहतरमा हॉल ने अपने कान के पास ही सांस लेने की सो सुनी। एक पल बाद चारपाई के पाए पर पड़ा हुआ टोप उछला और मिसेस हॉल के मुंह से जा टकराया। फिर सोने वाले कमरे में पड़ी हुई कुर्सी जानदार हो उठी। हवा में उछलते हुए उसने मिसेस हॉल पर सीधा हमला कर दिया। सबसे पहले उसने टांगों पर। जैसे ही वो और उसका खावत डर के मारे पीछे हटे, उस अजीब व गरीब कुर्सी ने उन दोनों को ढकेल कर कमरे से बाहर कर दिया और फिर उनके पीछे की तरफ दरवाज़ा धड़ाम से बंद होते हुए और उसमें ताला लगते हुए नजर आया। मिसेस हॉल घबराहट के मारे तकरीबन सीढ़ियों से नीचे ही गिर गई थी। उसे यकीन हो गया था कि कमरे में रूहें भटक रही थी और उस अजनबी ने उन्हें किसी तरह उसके फर्नीचर के अंदर डाल दिया था। मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी में बैठा करती थी, उसने बिलखते हुए कहा। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था
کہ یہ اب میرے خلاف ہی اچھل پڑے گی۔ پڑوسی یہ سوچتے تھے کہ یہ مصیبت کسی جادو ٹونے کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن جادو ٹونا ہو یا نہ ہو، جب پادری کے گھر پر ہوئی چوری کی خبر ملی تو اس اجنبی سائنسدان پر یہ پکا شک ہونے لگا کہ اس میں اسی کا ہی ہاتھ تھا۔ شک اور بھی پختہ ہو گیا جب اچانک اس نے کچھ نقد رقم نکال کر دکھائی، اگر جو بہت دیر نہیں ہوئی تھی جب اس نے یہ مانا تھا کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ گاؤں کے سپاہی کو چپکے سے بلاوا بھیجا گیا۔ سپاہی کے انتظار کرنے بجائے مسز ہال سائنسدان کے پاس چلی گئی، جو کسی طرح رازدارانہ طریقے سے اپنے سونے والے خالی کمرے میں سے اچانک نظر آنے لگا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم سیڑھیوں کے اوپر میری کرسی کے ساتھ کیا کر رہے ہو، اس نے سختی سے پوچھا، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کیسے ہوا کہ تم خالی کمرے میں سے باہر آ گئے اور تم ایک تالے لگے ہوئے کمرے میں کیسے داخل ہو گئے۔ سائنسدان ہمیشہ سے ہی جلدی غصے میں آنے والا آدمی رہا تھا۔ وہ اب بھی آگ ببولا ہوا اٹھا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں۔ اچانک ہی اس نے اپنی پٹیاں، مونچھیں، چشمہ اور یہاں تک کہ اپنی ناک بھی اتار پھینکی۔ ایسا کرنے میں اس سے صرف 1 ہی منٹ لگا۔ شراب خانے میں بیٹھے ہوئے اور بہت ٹھہرے ہوئے لوگ ٹکٹکی لگائے ہوئے بنا سر والے آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ سپاہی مسٹر جیفرس اب وہاں آ پہنچا اور اسے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ اسے بنا سر والے آدمی کو گرفتار کرنا تھا، لیکن جیفرس ایسا آدمی نہیں تھا جسے اپنی ڈیوٹی کرنے میں سے آسانی سے روکا جا سکے۔ اگر کسی مجسٹریٹ کا حکم نامہ کسی آدمی کی گرفتاری کرنے کا تھا تو اس آدمی کو گرفتار کرنا ہی تھا، سر کے ساتھ یا سر کے بنا۔ اس کے بعد ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا جب سپاہی نے اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کی جو زیادہ اور زیادہ اوجھل ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتار کر پھینکتا جا رہا تھا۔ آخر ایک قمیض ہوا میں اڑی اور سپاہی نے خود کو ایسے آدمی کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہوئے پایا جسے وہ بالکل ہی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے خود پر گوشے پڑتے ہوئے دیکھے جو کہیں سے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آخر جیفرس گھونسے لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا جب اس نے اوجھل ہوئے سائنسدان کو پکڑنے کے لیے ایک آخری کوشش کی۔ وہاں گھبراہٹ بھری زور زور کی چیخیں آنے لگی، اسے پکڑو، اسے پکڑو، لیکن کرنے کی بنسبت یہ ایسا کہنا آسان تھا۔ گریفن نے ایک جھٹکے کے ساتھ خود کو آزاد کر لیا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس پر ہاتھ کہاں سے ڈالا جائے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتا ہوں آپ کو نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے۔